हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स मेल 2021 का पेपर। तो हम इसमें कुछ फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेंगे, मीन्स कोशिश करेंगे 60 टू 80 क्वेश्चन एक पार्ट में डिस्कस करें। क्विकली डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो डाउट हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज द मैनेजर एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट इन्वॉल्व्स viewing the organization in totality and understanding the interdependence of its individual part. Name the managerial skill. तो आपको इस मैनेजरियल स्किल का नाम बताना है। एक्चुअली 3 तरह की मैनेजरियल स्किल होती है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल में क्या आता है, जो टेक्निकल नॉलेज है या मैनेजर की जो नॉलेज है किसी सॉफ्टवेयर को चलाने की, किसी काम को करने की, वो कहाँ आती है, टेक्निकल में। ह्यूमन स्किल क्या होती है, क्योंकि मैनेजर को ह्यूमंस को कोऑर्डिनेट करना होता है फॉर अचीविंग कॉमन गोल, तो वो सारी एक्टिविटीज उसकी कहाँ आती है, ह्यूमन स्किल में। कॉन्सेप्चुअल में क्या आता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देख के जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोचना, वो सारी चीजें कहाँ आती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल में। यानी कि अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से या फिर कैसे कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हो, इस तरह की चीजें जो मैनेजर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कहाँ आती है, कॉन्सेप्चुअल में। तो यहाँ पे क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी एंड अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्ट। उनको अंडरस्टैंड करने के बाद उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये किस तरह की एबिलिटी है, ये एबिलिटी है कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 2, which of the following is false about sole proprietorship from of business? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सिंगल बंदा होता है जो कि बिजनेस ऑपरेट करता है। उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सारे काम वही करता है, नहीं एक ही बंदा खुद में पूरी कंपनी है। तो आपको बता रहे हैं कि इनमें से कौन सी उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। द सोल ट्रेडर इज द मोनार्च ऑफ द बिजनेस, राइट, वही सब कुछ है, एक ही बंदा है। द प्रोप्राइटर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज विद द बिजनेस इन अ लॉस। अगर बिजनेस लॉस में है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। देन प्रोप्राइटर नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा लीड टू बेटर फंक्शनिंग। कोई बंदा ऐसा सर्वगुण संपन्न नहीं होता जिसे सब चीजों की बहुत बेस्ट नॉलेज हो, तो ऐसा पॉसिबल सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। और प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड टू पब्लिश हिज अकाउंट टू पब्लिक। सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट पब्लिक को पब्लिश करने के लिए बाउंड नहीं है, ये भी क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द यूनिक रोल ऑफ आईडीबीआई दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट बैंक। आईडीबीआई का कौन सा ऐसा रोल है जो बाकी बैंकों से क्या है, एकदम अलग है। इट सब्सक्राइब डायरेक्टली टू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर मेड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न। इंडस्ट्रियल कंसर्न जो शेयर इशू करते हैं उनको सब्सक्राइब करना, ये तो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट बैंक कर सकते हैं। इट ग्रांट लोन एंड एडवांटेज टू कंपनी रिपेबल बिटवीन 8 to 10 ईयर, ये भी सब डेवलपमेंट बैंक कर सकते हैं। इट अंडरटेक अंडरराइटिंग ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर मेड बाय द कंपनी। कंपनी जो शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है उसकी अंडरराइटिंग का काम भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। अंडरराइटिंग क्या होती है कि कुछ शेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होना कमीशन, तो उनको सब्सक्राइब करवा लोगों को सोल्ड करके सब्सक्राइब कराते हैं, और जब सब्सक्राइब नहीं होते तो उसको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी ब्रोकर बनता है वो उन शेयर्स को खुद परचेज कर लेता है, क्योंकि अंडर राइटिंग में वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है एक नंबर ऑफ शेयर्स को सोल्ड आउट कराने के लिए। तो जितने सोल्ड आउट हो जाते हैं ओके, और जो सोल्ड आउट होते नहीं है वो खुद वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूनिट एज वेल एज रीफाइनेंस लोन ग्रांटेड बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है एक यूनिक फीचर है जो आईडीबीआई का अदर डेवलपमेंट बैंक से अलग है।
क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूनिट को प्रोवाइड करता है और रीफाइनेंस लोन देता है बाय अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If a particular partner of a firm represent that another partner is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such person is called। कुछ लोग हैं, सपोज ABC 3 पार्टनर हैं और इन्होंने क्या है, एक्स को अपनी कंपनी में पार्टनर दिखाया हुआ है। एक्स को ये बात पता है, फिर भी वो डिस्क्लेम नहीं करता। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी आउटसाइडर ने सिर्फ इसको पार्टनर एज्यूम करके इस कंपनी का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लॉस होता है, तो फिर ये भी उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि इसे भी उस लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, पे आउट देना पड़ेगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उस अगेंस्ट में उसे फुलफिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसे पता था कि इन्होंने इसको पार्टनर दिखाया है तो इसे क्या करना चाहिए था, उसे डिस्क्लेम करना चाहिए था। तो इस तरह की एक्टिविटी को, इस तरह की पार्टनर को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। देखिए, पार्टनर्स बाय एस्टोपर्स और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट दोनों में यही है कि एक आउटसाइडर को पार्टनर दिखाया है जो कि एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में उसको बंदे को पता है कि उसे पार्टनर दिखाया और उसने डिस्क्लेम नहीं किया है, और पार्टनर बाय एस्टोपर का मतलब उसने अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से, अपने किसी बिहेवियर से इस तरह से शो किया है कि वो पार्टनर है, यानी कि यहाँ पे उसका प्रेजेंस भी कंसिडर किया जाता है। सपोज 2 बंदे खड़े हैं और वो तीसरे बंदे को अपना पार्टनर बता रहे हैं और वो भी वहीं पे खड़ा हुआ है, वो डिनाई नहीं करता कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, तो वो क्या है, पार्टनरशिप बाय एस्टोपर। और किसी ने किसी को पार्टनर बनाया है और वो डिस्क्लेम नहीं करता है, तो वो क्या है, पार्टनर्स बाय होल्ड आउट। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों सेम ही चीज है, बहुत ही माइनर साइज में क्या है, डिफरेंस है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट जैसे माइनर है, माइनर को पार्टनर इन प्रॉफिट बनाया जाता है, लॉस में उसका शेयर नहीं होता। डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि जो कुछ काम नहीं करता, सिर्फ वो भी क्या करता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is untrue about the World Trade Organization? World Trade Organization के बारे में untrue statement बतानी है। It come into existence in 1995, correct है। WTO is the successor of the General Agreement on Tariffs and Trade, correct। Its headquarter is located in Lausanne, Switzerland। ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। तो ये अकेली WTO एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ट्रेड को जो लुक आफ्टर करती है। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टार्ट करना है तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करता है, नोट पूछा है। गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वहां पे रिस्क एंड लायबिलिटी भी देखोगे, एरिया ऑफ ऑपरेशन भी चेक करोगे। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी बॉदर नहीं करता भाई, आप जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे तो ज्यादा टैक्स बनेगा, कम अर्न करोगे तो कम बनेगा। इसको कोई बिजनेस स्टार्ट करते समय नहीं देखता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ अंडर डेवलप्ड एरिया में या कुछ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में आप काम शुरू करते हो तो वहां पे गवर्नमेंट आपको टैक्स लायबिलिटी देती है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और इनमें से आपको चूज करना है तो लेस इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 7. Dash consists of buying and selling commodities or securities or other property in the hope of a profit from anticipating change in the value। यानी कि आज आपने कोई क्या खरीदी है, आज आपने कोई प्रॉपर्टी आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है, कमोडिटी खरीदी है, किस लिए, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इसके प्राइस जो है इंक्रीज होंगे और जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो आप इसको सोल्ड करके
बेनिफिट अर्न कर लोगे, प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। आर्बिट्रेज क्या होता है? दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। आप मार्केट ए में परचेज करते हो किसी चीज को, बाय करते हो, और मार्केट बी में क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है उसको सेल कर देते हो। तो इस तरह से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में सोल्ड आउट करके बेनिफिट कमाने को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, करेंसीज एंड कमोडिटीज इन डिफरेंट मार्केट और इन डेरिवेटिव फॉर्म इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइस, उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। ठीक है। एक क्या होता है? एक हेजिंग होता है। हेजिंग में क्या होता है? हेजिंग में बाय और सेल पोजीशन, दो अलग अलग पोजीशन ले ली जाती हैं, जिससे कि अगर इन केस लॉस हो तो अपोजिट पोजीशन लेके क्या कर सके? उस लॉस को मिटिगेट कर सके। ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप वहां से उसको डिटेल में देख सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. The composition of total capital consisting partly of long-term fund with fixed charge and partly of ownership fund is known as. कैपिटल की कंपोजिशन के बारे में आपको बता रहा है, जिसमें कि पार्टली यानी कि कुछ हिस्सा तो लॉन्ग टर्म फंड का है, फिक्स चार्जेस वाले लॉन्ग टर्म फंड का, यानी कि उसमें लोन हो सकते हैं, उसमें डिबेंचर हो सकते हैं, और कुछ हिस्सा है ओनर्स फंड का। ओनर फंड क्या होता है? इक्विटी होता है। तो वो कंपोजिशन क्या है? जो इक्विटी है, लोन है, डिबेंचर है, यानी कि फाइनेंस की क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। एफएम में 3 तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन, जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के बेस पे लिया जाता है। एक होता है कैपिटल बजटिंग, फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। एक डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड होता है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। कैपिटल बस्टिंग भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही पार्ट है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में आप क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हो, सेल पर आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, उस पर प्रोसेसिंग करते हो, उसको फिनिश गुड्स में प्रिपेयर करते हो। तो जब तक आपका कैश जो है वो वापस कन्वर्ट होके कैश में नहीं आता आपके पास, इस ड्यूरेशन के लिए आपको फाइनेंस की नीड होती है। उस फाइनेंस को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। कैपिटल गियरिंग इज जस्ट लाइक लिवरेज, यानी कि डेब्ट और इक्विटी का जो रेशियो देखते हैं वो क्या है? कैपिटल गियरिंग। रिवॉल्विंग कैपिटल क्या होता है? रिवॉल्विंग कैपिटल जो आपकी एसोसिएशंस होती हैं, वो अपनी कैपिटल को एड ऑन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, या कुछ वर्क करने के लिए जो इशू करती है कैपिटल, उस टाइप की कैपिटल होती है रिवॉल्विंग कैपिटल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म है इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर क्या है? लॉन्ग टर्म है। और मीडियम टर्म है आपके पास पब्लिक डिपॉजिट, मीडियम टर्म है। और आपके पास जो है मीडियम टर्म और क्या हो सकता है? पब्लिक डिपॉजिट है और क्लीन एडवांस फ्रॉम बैंक हो सकता है। सेकंड एंड थर्ड क्या हो सकता है आपके पास? मीडियम टर्म, यानी कि मीडियम टर्म में आपके पास आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड। शॉर्ट टर्म आपके पास लोन एंड एडवांसेस है, फैक्टरिंग है, डिस्काउंट ऑन इशू है, तो ये किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म में। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक को आप मीडियम में ही कंसीडर करिए। शॉर्ट टर्म में हम कर लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ बिल और फैक्टरिंग, ठीक है, यानी कि कौन कौन से हो गए? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। शॉर्ट टर्म में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। शॉर्ट टर्म में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और किसी में नहीं है। और मीडियम में सेकंड एंड थर्ड, और लॉन्ग टर्म में क्या है? फर्स्ट एंड सिक्स्थ। लेकिन इसने गलती से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोर्थ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? फर्स्ट एंड सिक्स्थ। दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट नहीं है।
आंसर जो होना चाहिए उसमें इन्होंने 4th लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 6। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज द अंडरराइटिंग मीन्स? अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ब्रोकर हैं, वो कंपनी के शेयर सोल्ड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ एक शेयर्स को सोल्ड आउट करने का। अगर वो शेयर सोल्ड आउट कर देते हैं तो उनके ऊपर उसे कमीशन मिलता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो शेयर सोल्ड आउट नहीं कर पाते वो उन्हें खुद सब्सक्राइब करने होते हैं। तो अंडरराइटिंग मीन्स क्या है? अंडरटेकिंग टू सब्सक्राइब टू शेयर और डिबेंचर इफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट। अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो उनको शेयर्स और डिबेंचर को क्या करना पड़ता है? सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और जितना पब्लिक ने किया और जितना उन्होंने खुद किया है, जितने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है? कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन? ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है? जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी कि ट्रेड को इजी गोइंग करना, उसकी जो कंडीशंस है उनको थोड़ा सा ऐसा करना कि ट्रेड करना इजी हो जाए, यानी कि उसकी टर्म एंड कंडीशन को इजी करना, इजी गोइंग करना, जिससे कि सब लोग आसानी से ट्रेड कर सकें। तो इनमें से कौन सा लिबरलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है? नोट ऑफ अ बेनिफिट। फॉर प्रोड्यूसर एंड सप्लायर मार्केट आर इनलार्ज एंड सेल्स अपॉर्चुनिटीज आर इंक्रीज। प्रोड्यूसर और सेलर के लिए मार्केट इनलार्ज हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेड की कंडीशन लूज होती है, तो मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू एंटर इन द मार्केट, एंड सिमिलरली प्रोड्यूसर गेट द मोर अपॉर्चुनिटी एंड सप्लायर ऑल्सो गेट द मोर अपॉर्चुनिटी। वर्कर गेन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर इंजॉय लोअर प्राइस। कंज्यूमर को क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, नई नई फर्म्स आ जाती है, तो लोअर प्राइस मिलता है और ग्रेटर चॉइस मिलती है। इनकम डिस्पैरिटी एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट द बेनिफिट ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी का कोई रिलेशन नहीं है। आप लिबरलाइजेशन ले आओगे तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और इनकम डिस्पैरिटी कभी भी लेस नहीं करता है ये चीज। इसके लिए अलग जो ट्रिक्स हैं, टूल्स हैं, वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। When the goods are imported from one country and the same are exported to another country, such trade is। यानी कि खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं किए, एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को बेच दिए, इसको कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Which one of the following statement is true? USA is the leading market for Indian agriculture product। ट्रू है। India is fifth largest producer of fruit and vegetable in the world। फिफ्थ नहीं है इंडिया, कौन सा प्रोड्यूसर है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल का। इंडिया मीट इज एक्सपोर्टेड ओनली इन फ्रोजन फॉर्म, ये भी रॉन्ग है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इज वेरी हाई, दिस इज अगेन रॉन्ग। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, कई बार आ जाता है, अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करेंगे कि इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसके साथ होता है, तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे ईयू है, थर्ड मुझे ध्यान नहीं है क्या है, फोर्थ नंबर पे चाइना है। थर्ड आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्सपोर्ट में थर्ड नंबर पर कौन है। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड पे ईयू है, एंड फोर्थ नंबर पे कौन है? चाइना है, इसमें एक्सपोर्ट में। और अगर इंपोर्ट की बात करें, ये तो सिचुएशन किसकी है? एक्सपोर्ट की। अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है? चाइना है। थोड़ा बहुत ये चीजें भी पता होनी चाहिए, यू नेवर नो क्या चीजें एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14। हु स्टेट बिजनेस इज नॉट मेयर मनी चेजिंग बट इट ऑल्सो शुड एम एट सर्व द कम्युनिटी। जो बिजनेस है वो मनी चेजिंग नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, कम्युनिटी को सर्व करना है। ये किसने कहा है? हेनरी फोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द मास्टर ऑफ शिप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फॉर्म बदल के कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस में भी आया हुआ है 2 बार। ये सिर्फ इसका क्वेश्चन बदल देते हैं, आंसर बिल ऑफ लेडिंग होता है। This is a document which is issued by the master of the ship or the ship owner or an agent, stating that the goods mentioned in it have been on the board of the ship
ट्रांसपोर्टेशन एज पर द कंडीशन एंड स्पेसिफिक, उसमें मेंशन होता है कि जो बोर्ड पे शिप पे बोर्डिंग हो रहे हैं गुड्स वो एज पर टर्म एंड कंडीशन है. इट ऑल्सो सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट और एफ्रीटमेंट एंड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स. तो ये क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज टर्न एज बिल ऑफ लेडिंग. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आता है, तो थोड़ा सा आप ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी स्टडी कर लेना. क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी कंपनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ठीक है, और ये किसके अंदर आती है? ये आती है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर. ठीक है, तो ये कैसी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है? द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय देम एक्टिंग फॉर ऑल. उनमें से सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा बिजनेस को प्रॉफिट शेयर करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए चलाया जाता है, तो वो क्या है? पार्टनरशिप. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी क्रॉप्स वाज लिस्टेड बाय. 14 प्रिंसिपल किसके हैं? हेनरी फ्यूल के. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस सारे बिजनेस में चाहिए होता है, ये कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और मोर. लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है 20 ईयर्स और मोर के लिए चाहिए होता है, इसके अलग पीरियड भी हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है. ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म फाइनेंस ले रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग ईयर तक क्या गेट करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉ एट अ शॉर्ट नोटिस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस को शॉर्ट नोटिस देके विड्रॉ किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल. तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस है तो वो पहले से ही उसकी टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती है कि इतने साल के बाद ही उसे रिपे किया जाता है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट और जो उसकी कॉस्ट है वही पे की जाती है, तो उसको कभी भी विड्रॉ इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं किया जा सकता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं, यानी कि हम जॉब कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, लॉयर है, कोई भी जो भी मनी अर्न करने के लिए जो वर्क करता है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जो काम आप अपने पर्सनल बिलोंगिंगनेस, लव, अफेक्शन की वजह से करते हैं वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर लैंड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें चाहे आप अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो भी उसे कहाँ कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक में, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर करती है चीज. तो एक डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजम्पशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी. डोमेस्टिक वर्क बाय हाउस होल्ड, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो उसने कहा था नॉट कंसिडर एज इकोनॉमिक, तो वो कौन सी हो गई? डोमेस्टिक वर्क बाय हाउस वाइफ. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और सेकेंड स्टार्ट हो गया. 2020 की सेट में पेपर है. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेकेंड डिसिप्लिन. ठीक है, सेकेंड सेट का क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is not a principal goal of planning led by Planning Commission of India in 1950. प्लानिंग कमीशन को अब चेंज करके क्या बना दिया? नीति आयोग. ठीक है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो कौन सा इसमें से प्लानिंग कमीशन का जो है प्रिंसिपल गोल नहीं है? टू नेशनलाइज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट सोशल पैटर्न है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? नेशनलाइज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग इज नॉट द गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ हम बनाते थे इस तरह से, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, जिसमें कि क्या निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन में बनते थे और वो किस में बनते हैं? दूसरे मोर देन में। मोर देन 10, मोर देन 30, मोर देन 50, मोर देन 60 एंड सो ऑन। इस तरह से जो हमारे ग्राफ बनते हैं उनको हम क्या कहते थे? ओजाइव्स। तो उसने कहा एक ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या लेते हैं हम? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो वो क्या होता है? ओजाइव्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगी कैसे निकालते हैं? सपोज फ्रीक्वेंसी है 3, 4, 5, तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालते थे? एड ऑन करके 3 + 4 7, 7 + 5 12, इस तरह से कैलकुलेट करके फिर इसको प्लॉट करते थे। ठीक है, क्लियर है? और अगर क्वेश्चन पूछता है कि मोड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? हिस्टोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग मोड। पोजिशनल वैल्यू कौन सी होती है? पोजिशनल वैल्यू कौन होता है? मीडियन। क्योंकि मीडियन का एक्सट्रीम वैल्यू से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। सपोज कहीं पर 3 आइटम है तो ये मीडियन है, 4 आइटम है तो इनके बीच में मीडियन आएगा, 7 आइटम है तो भाई 1 2 3 ये हो गया मीडियन। तो इसका पोजीशन से है, इससे पीछे और इससे आगे कितनी भी वैल्यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मीडियन निकालते समय इंडिविजुअल सीरीज में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन समटाइम आ जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज की आपको साइज कैलकुलेट करना है, सपोज आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सी साइज की मोड शर्ट आप मैन्युफैक्चर करें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मोड। क्लियर है? किसी चीज का साइज पता करना है कि यूजुअल साइज क्या है, क्योंकि मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा साइज ज्यादा चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए किसके बेस पे करते हैं? मोड के बेस पे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The central task of a manager is to get work done with the cooperation of people of the attainment of organization objective. Thus, it is the duty of every manager to study the behavior of people working under him and adopt the necessary technique to inspire people to cooperate and continue their best efforts towards organization goal. This process is known as। देखिए, मैनेजर को लोगों के साथ काम करना है, लोगों से काम करवाना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कराना है, तो उसका काम होता है लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएं ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। तो कौन सा तरीका होता है? वो होता है मोटिवेशन। उनको मोटिवेट करके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन प्रोवाइड करके उनको हमेशा इस तरह से पंप अप करते रही कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए अच्छे से काम करें, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज ओरिजिनली यूज्ड टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इज नाउ यूज्ड टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वेजेस एंड टर्नओवर। पहले वेल्थ और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता था, आजकल प्रॉफिट, वेजेस एंड टर्नओवर के लिए भी यूज होने लगा है। इट इज अ ग्राफ मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन का मेथड है स्टडी करने का। इट इज अ डबल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसमें दोनों एक्सेस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं। यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू इनइक्वालिटी ऑफ आइटम। तो ये कौन सा है? ये है लॉरेंज कर्व। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, सी अगर आपसे पूछा जाए इनकम इक्वालिटी के लिए कौन सा कर्व यूज होता है, तो वो क्या है? लॉरेंज कर्व होता है, गिनी कोफिशिएंट होता है। तो इनसे हम मेजर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या अनइक्वल है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए
तो लॉरेंस कर्व हो सकता है या गिनी कोफिशिएंट उसका आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ पॉलिसी? ये तो सीधा आपको पॉलिसी पता है तो आप डायरेक्टली पुट करेंगे। जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग एंड एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। भाई जो जनरल स्टेटमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको गाइड करती है डिसीजन मेकिंग में, वो क्या है? पॉलिसी। ठीक है। देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखिए अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है अचीव किया जा सके। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी फॉल्स है? कोऑर्डिनेशन हेल्प इन रिजोल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन जो है पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में हेल्प करता है, ट्रू है। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट करके हम सारे एफर्ट्स को इस तरह से कोऑर्डिनेट कर देते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम करें। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट अ सेम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अगर हम सेम पोजीशन की बात करें, सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको वर्टिकल नहीं कहते, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन, सेम रैंक पे जो काम करें उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल कब होगा? जो सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, यानी कि हायरार्की होती है पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो वर्टिकल है, और सेम पोजीशन के बीच में कोऑर्डिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज पर्सन कैन फिल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई भी मल्टीपल कंज्यूमर है, उनमें से एक कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के अगेंस्ट के अंडर, तो वो सारे लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे ही बंदों के नाम दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू हिम स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू अदर। ये किसने कहा है? ये बॉल ने कहा है। देखिए स्टेटमेंट बहुत ज्यादा नहीं आई है, स्टेटमेंट तो कितनी भी करो उतनी कम है, कंफ्यूज करती हैं और आप अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। अगर ओवरऑल एनालिसिस में आपको बताऊं तो पूरे पेपर में 5 से 6 स्टेटमेंट ही, इससे ज्यादा नहीं है जो राइटर के बारे में पूछी गई है। तो 5 से 6 के लिए अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो तो वेरियस डेफिनेशन बीएसटी, स्टैट्स की और इकोनॉमिक्स की पढ़ लीजिए। अदरवाइज इससे बेटर है कि आप और जगह पे फोकस करें और इनको ड्रॉप कर दें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following 5-year plan basis was formed by the strategy popularly known as the Nehru-Mahalanobis strategy? तो वो कौन सी है? सेकंड प्लान। फर्स्ट प्लान किससे बना हुआ है? हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर, हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर फर्स्ट प्लान बना हुआ है। सेकंड प्लान जो है नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं बताऊं गरीबी हटाओ, अगर क्वेश्चन आता है गरीबी हटाओ कौन से 5-year प्लान में दिया गया है, तो वो दिया गया है 5th 5-year प्लान में। गरीबी हटाओ का स्लोगन 5th 5-year प्लान में दिया गया है। नाबार्ड बैंक जो एग्रीकल्चर बैंक है वो कौन से प्लान में एस्टेब्लिश हुआ है? तो वो हुआ है 6th प्लान में। ठीक है। और उसके अलावा आपका आता है कि कौन सा ऐसा 5-year प्लान था जिसमें कि जो टारगेटेड जीडीपी थी उससे ज्यादा, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उससे ज्यादा अचीव हुए, तो वो था आपका 8th 5-year प्लान। ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल और डिस्ट्रीब्यूट एनी गुड्स फॉर सेल। देखिए जो सेल और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेडर। मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेलर सेल करता है, बायर परचेज करता है और ट्रेडर सेल और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस से करने हैं,
इसलिए टॉपिक को जब भी आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा समझ के करिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे डायरेक्टली क्रैमिंग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझ के करना है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर नहीं है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया है, अब तो ये चेंज होके क्या हो गया है, 2019 हो गया है। इसमें कुछ लिमिट्स चेंज हुई है, मैंने लेक्चर डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। उसमें मैंने कंपैरेटिव बताई हुई है 1986 की भी और 2019 की भी। डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें सेम है, तो जो आपका जो कंपनसेशन है उसकी लिमिट्स चेंज हुई है। It implies to all goods and services unless otherwise expressly notified by the central government. सारी सर्विसेज और गुड्स आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए। The hallmark of ACT is that it has not set a time frame. ऐसा नहीं है, इसमें सारे डिसीजन जो है एक टाइम फ्रेम में आते हैं, और ये कह रहा है नोट सेट अ टाइम फ्रेम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नोट ट्रू, यानी कि दिस इज नॉट द फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वहां पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि कंप्लेन करने के कितने दिन के अंदर डिसीजन उसके ऊपर लेना है, तो टाइम बाउंड है, और ये कह रहा है नॉट टाइम बाउंड, यानी कि नॉट सेट अ टाइम फ्रेम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट वेयर द फॉरेन पार्टी डज नॉट सीक कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट। GDR इज कन्वर्टेबल बॉन्ड और FCBB कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू GDR। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड है, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे है, सबसे पहले समझ लीजिए। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है दूसरी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि अदर कंट्रीज में उनकी जो कंपनी के शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री की, उसमें जब इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे आप FDI भी कहते हो, FDI जो है अब बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 74%। इस बजट में 49% थी पहले, अब कितनी कर दी गई है इस बजट में, 74% कर दी गई है। FDI के थ्रू डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है वो दूसरी कंट्री में जाके एसेट एक्वायर कर सकता है, बिजनेस रन कर सकता है, उसकी लेकिन लिमिट है। कुछ सेक्टर में 50%, किसी में अलग, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो 49 पहले अलाउ थी, अब कितनी अलाउ हो गई है, 74%। यहाँ पे उसका शेयर ज्यादा होता है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो एक बंदे का शेयर इतना नहीं होता कि वो क्या है, कंट्रोल कर सके इन्वेस्टमेंट को, उसका बहुत ही नॉमिनल शेयर होता है, और यू कैन से लेस देन 10% होता है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाता। पोर्टफोलियो में भी फुली कंट्रोल नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे नोट कंट्रोल की बात उसने कही, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमने कहा राइट। GDR ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट होता है जो कि फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी की तरह, और FCCB फॉरेन मार्केट में मनी रेज करने का तरीका है डिबेंचर की तरह। जैसे लोकल डोमेस्टिक में डिबेंचर इश्यू होते हैं, इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में FCB होते हैं। जैसे लोकल इक्विटी शेयर होते हैं, इंटरनेशनल में ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट होती है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। एक मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, यानी कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, कि आपका कहां से कमांड आनी चाहिए, यानी कि एक बंदे को एक ही बंदे से कमांड आनी चाहिए। ए मान लो ये B है तो B का बॉस A है, इसी से इसको कमांड रिसीव होंगी। ये नहीं कि इसको X भी कमांड दे रहा है, Z भी कमांड दे रहा है, Y भी कमांड दे रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक ही बंदा है जो उसे कमांड देगा उसका, और उसी के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि उसकी अकाउंटेबिलिटी इसी के प्रति है, और यही इसको क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, या फिर जो भी कुछ काम है वो इसको डायरेक्ट कर रहा है उस कंसर्न में। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14 व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक. बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक. और बैंक रेट से कैसे देता है आरबीआई लोन? वो देता है आपको लॉन्ग टर्म लोन. और अगर हम शॉर्ट टर्म लोन की बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन जो है आरबीआई किस रेट पे देता है? रेपो रेट पे. इसमें कुछ सिक्योरिटीज जो है मॉर्गेज भी रखी जाती हैं आरबीआई के पास और उनके अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है. लॉन्ग टर्म लोन बैंक रेट से दिया जाता है और क्योंकि लॉन्ग टर्म बैंक रेट है तो बैंक रेट हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन रेपो रेट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. A document issued by the Reserve Bank of India on behalf of Central Bank for meeting the temporary deficit. टेम्परेरी डेफिसिट मीट करने के लिए आरबीआई जो है इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट इशू करता है फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. और कई बार क्या होता है, ये तो टेम्परेरी डेफिसिट है. समटाइम क्या होता है, गवर्नमेंट की नीड को पूरा करने के लिए आरबीआई कुछ नोट प्रिंट करके देता है विदाउट पुटिंग एनी सिक्योरिटीज और रिजर्व्स. उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? डेफिसिट फाइनेंसिंग. क्या होती है डेफिसिट फाइनेंसिंग? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए जब आरबीआई न्यू नोट्स न्यू करेंसी इश्यू करता है विदाउट कीपिंग रिजर्व्स तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग. ये भी शॉर्ट टर्म और टेम्परेरी ही सोर्स है क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए अगर इसका यूज किया गया तो इकोनॉमी में क्या आ जाती है? इन्फ्लेशन आ जाती है. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. In order to protect consumer from unscrupulous and unethical practice by business people, the Indian government from time to time has enhanced different laws which one of the following act does not come under that list. भी अपने कंज्यूमर को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस एक्ट पास करती रहती है, तो इनमें से कौन सा वो एक्ट नहीं है? वो एक्ट नहीं है, वो नहीं है फर्स्ट वाला, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे द स्टैंडर्ड ऑफ परचेजिंग नहीं है, परचेजिंग की जगह कुछ और आएगा. मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट करके बताना. परचेजिंग नहीं आता है, शायद वेट या कुछ इस तरह से है. स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट इस तरह से कुछ है, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है एक्ट का नाम, बाकी सारे करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा? डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ऑलरेडी पब्लिश डेटा को यूज करना, यानी किसी और की कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज करना, वो क्या है? सेकेंडरी डेटा सोर्स. पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हो, ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा. शेड्यूलिंग, क्वेश्चनियर वगैरह बना के डेटा कलेक्ट कर रहे हो, शेड्यूलिंग से. थ्रू लोकल रिपोर्ट एंड कोरेस्पोंडेंस, तीनों के तीनों ही क्या है? प्राइमरी सोर्स है. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. What is the objective of MRTP Act 1969? MRTP एक्ट था पहले मोनोपोली प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए, अब ये चेंज करके क्या बन गया है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. ठीक है, ये MRTP खत्म हो गया है, क्या बन गया है? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है वो खत्म हो गया है, इसके बदले में आ गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. ठीक है, केवल ये चेंज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसके बदले में कौन सा एक्ट आया है. MRTP के बदले में कॉम्पिटिशन एक्ट 2022 और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बदले में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999. अब आपसे MRTP के ऑब्जेक्टिव पूछे हैं. नो मोनोपोलीज, टू एंश्योर that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to common determinant.
इकोनॉमिक पावर एक जगह इकट्ठी ना हो, ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। कॉम्पिटिशन एक्ट का भी है ये, और MRTP का भी ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच आर प्रिजुडिकल टू पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्टिविटीज है उनको रिस्ट्रिक्ट करना, अनफेयर प्रैक्टिस को, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। MRTP का भी था और ये कॉम्पिटिशन एक्ट का भी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। कंपैरिजन ऑफ टू सेट ऑफ डेटा कैन ओनली बी डन इन रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में दो सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करते हैं, ट्रू। अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड परफेक्टली यूज ऑल आइटम ऑफ डेटा। गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन वो है जो सारे आइटम को यूज करती है, सारे डेटा को यूज करती है, तभी अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है, ट्रू। वेरिएबिलिटी इटसेल्फ में भी सम टाइम यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। कई बार वेरिएबिलिटी को भी हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, करेक्ट है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को डिफरेंशिएट करके, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकाल के उस डिफरेंस को डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, जो कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी यही काम करते हैं। द ओनली पर्पस ऑफ मेजर डिस्पर्जन इज एसेस द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। डिस्पर्जन का ओनली पर्पस रिलायबिलिटी निकालना है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21D ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये 2019 में भी सेम डेफिनेशन लिखी गई है, द टर्म कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाय एन गुड्स फॉर कंसिडरेशन, a person who hire or avail of any service for consideration. Both is the right answer. Moving on the next question, set 3. Question 1. In which of the following streams were classical theory of organization developed? देखिए, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक, तीनों की तीनों क्लासिकल थ्योरी हैं। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है मैक्स वेबर ने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कितने दी है? FW टेलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तीनों की तीनों क्लासिकल है, नाम मैंने आपको बता दिया, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्योल, साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 2, if good growing condition increases the supply of coconut and hot weather increases the demand of coconut weather, the quality of coconut bought is। देखिए, ग्रोइंग कंडीशन इंप्रूव करने की वजह से सप्लाई बढ़ गई है और हॉट वेदर की वजह से डिमांड बढ़ गई है, दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या चेंज आएगा। इंक्रीज एंड द प्राइस माइट राइज, फॉल और अनचेंज। जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस बढ़ भी सकता है, फॉल भी हो सकता है, और नोट चेंज भी हो सकता है। यही ट्रू हो जाएगा, क्योंकि तीनों सिचुएशन पॉसिबल है, बिकॉज सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है तो प्राइस राइज ही होगा। यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, और नोट चेंज भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Inside trading refer to trading in the scripts of many companies by persons having access to dash price sensitive information to make private gain or reduce losses। देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग उन लोगों की होती है जो कि पहले से मार्केट में अंदर एंटर कर चुके हैं और जिनको मार्केट के बारे में सब कुछ पता है, तो वो पब्लिश हुए बिना ही पहले ही एक अलग रेट पे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से ट्रेडिंग करके जो गेन एंड प्रॉफिट है वो अर्न करते हैं। तो किस में करते हैं? अनपब्लिश्ड प्राइस पे, क्योंकि अभी तक पब्लिक में प्राइस वो पब्लिश नहीं हुआ है। डैश इज डिफाइंड एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आउटपुट और इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज होता है तो उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की अगर कॉस्ट 10 है, 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 20 है, तो ये जो डिफरेंस है 10 और 20 का, इसे क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और द कॉस्ट ऑफ फॉरगन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5.
Read the assertion and reasoning and select the correct option. See, the Reserve Bank of India is the apex organization in the Indian banking market. Apex organization है, सेंट्रल बैंक है, बैंकर्स बैंक है RBI. In April 1988, it is set up the Discount and Finance House of India DFHI to perform the function of stabilizing the money market in India. Both are true. दोनों की दोनों सिचुएशन क्या है, ट्रू है. आंसर क्या है, करेक्ट. चूज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर. प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी से प्राइस को फिक्स किया जाता है, फ्लक्चुएशन को लेस किया जाता है ताकि प्राइस वॉर को खत्म किया जा सके. कंपनीज विच वांट टू क्रिएट अ प्रेस्टीज इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट नॉर्मली प्राइस देम हाई. कई कंपनियां क्या है, प्राइस के हिसाब से अपनी जो है इमेज क्रिएट करती हैं. उनको लगता है कि अगर वो प्राइस कम कर देंगी तो इमेज डाउन हो जाएंगे. करेक्ट है. सेल मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये इन फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी के ऊपर भी. समटाइम क्या है, सपोज प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या है, प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 है. अगर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो उसका प्राइस डाउन होने की वजह से डिमांड में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा और जो आपका टोटल प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं होगा. अगर इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है और उस सिचुएशन में प्राइस कम कर दिया गया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी रहती है प्रॉफिट की और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने की. ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड फॉर्मेशन का सोर्स क्या है. सोशल लर्निंग इज अ सोर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन. करेक्ट है. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नहीं है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट एटीट्यूड. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. A strategy which is directly at producing goods and services consider unique. स्ट्रेटेजी है जिसमें कि गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना यूनिक है. इंडस्ट्री एंड डायरेक्टेड एट अ कंज्यूमर हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव. नॉन प्राइस कंपटीशन है. प्राइस इनसेंसिटिव का मतलब है नॉन प्राइस कंपटीशन है, इज नोन एज. तो वो क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोवाइड करके आप नॉन प्राइस कंपटीशन करते हो. ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में. मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ध्यान दिया जाता है और वहां पे रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव होता है. यानी कि प्राइस के बेस पे डिमांड डिसाइड नहीं होती, क्वालिटी, फीचर और टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करती है. कॉस्ट लीडरशिप होती है ओलिगोपोली में. अगर हम बात करें ओलिगोपोली की तो वहां पे क्या होती है, कॉस्ट लीडरशिप. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दीज इज आर द मेथड ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू. इनमें से कौन सा कैपिटल इशू के मेथड है. ऑफर फॉर सेल होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होती है, राइट इशू भी होते हैं, बिड एंड ऑफर नहीं होते. बाकी तो आपको पता होगा राइट इशू क्या होता है. जब अगर कंपनी नया आईपीओ निकालती है तो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को ऑप्शन देती है कि वो परचेज करना चाहते हैं फ्रेश शेयर और नोट. तो वो क्या है, राइट इशू. और एक होता है बोनस शेयर. बोनस शेयर क्या होता है, अगर कंपनी किसी ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर ना करके अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड की जगह पे शेयर दे देती है, न्यू शेयर, तो वो क्या होते हैं, बोनस शेयर. ये डायरेक्ट है. स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन बतानी है. स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, ए यूनिफाइड comprehensive and integrated plan that relate the calculated advantage of the firm to the challenge of the environment. तो यहाँ पे तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डेफिनेशन पता है तो इजीली आप करोगे इसको. स्पेशल गुड्स कौन से हैं. अ क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स विच परसीव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कंज्यूमर आर विलिंग टू स्पेंड स्पेशल एफर्ट्स टू बाय देम. भाई यूनिक फीचर वाले गुड्स हैं जिनको परचेज करने के लिए कंज्यूमर जो है स्पेशल एफर्ट्स लगाता है.
वो क्या है, स्पेशल गुड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट? Price elasticity of demand is measure of how much the quantity demanded of a commodity responds to change in price। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, परपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंप्यूटेड एज द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगेन दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द लॉन्ग रन बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ शॉर्ट रन। ये भी करेक्ट है। जो लॉन्ग रन है उसमें जो डिमांड है वो क्या होती है, मोर इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है, बहुत सारा टाइम पीरियड होता है। तो अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो डिमांड कैसी होगी, मोर इलास्टिक, और अगर शॉर्ट रन है, लेस टाइम पीरियड है, तो डिमांड कैसी होगी, लेस इलास्टिक। तो उसने यही कहा है डिफरेंट होती है, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन बिलो एंड क्लासिफाई इट। ए कस्टमर वॉक इनटू अ जनरल merchant shop and while buying Dove soap discovered that he can get a stainless steel spoon free if she buys संतूर सोप, therefore she bought संतूर सोप। अभी वही उसको मर्चेंट शॉप में वो गई डव सोप खरीदने के लिए और कहा कि अगर संतूर सोप खरीदोगे तो उसके साथ एक स्पून फ्री मिलेगी, और उसने संतूर सोप खरीद ली। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, नीदर एडवर्टाइजमेंट नॉर पब्लिसिटी है, इट इज अ पब्लिसिटी। तो ना तो ये एडवर्टाइजमेंट है ना पब्लिसिटी है, ये क्या है, कस्टमर को ग्रिड क्रिएट करके, डिस्काउंट क्रिएट करके, कोई प्रोडक्ट एड ऑन करके सोल्ड करना, प्रमोशन टाइप का काम कर रही है ये, ताकि लोग मोटिवेट हो और उनका प्रोडक्ट ज्यादा भी बिक जाए। आप देखते हो आजकल हम मार्केट में जाते हैं, हमेशा ब्रांडेड कंपनियां भी बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1 इस तरह के ऑफर निकाल के रखती है। सिर्फ कुछ नहीं होता, वो प्राइस उसमें एड ऑन कर देती है, लेकिन क्या करती है, दे प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ द consumer. What is known as the process of dividing the total market of a product or service into several small groups such that the member of each group are similar with respect to factor that influence demand। देखिए प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट को कुछ स्पेशल फीचर की वजह से छोटे छोटे ग्रुप में बांटना क्या कहलाता है, मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, और अपने प्रोडक्ट की एक इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट करना क्या कहलाता है, पोजिशनिंग। इन पेस्टल्स फ्रेमवर्क व्हाट डज एल स्टैंड फॉर? एल मतलब क्या है, लीगल, पी मतलब पॉलिटिकल, ई मतलब इकोनॉमिकल, एस मतलब सोशल, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल होता है, और यहाँ पे एल मतलब लीगल होता है, और ये वाले ई का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो क्या हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रीड द असर्शन एंड रीजन। बताना है आपको, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर। जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोडक्ट को एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने में, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उससे लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन होती है। मोस्ट प्रोड्यूसर डू नॉट सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। बहुत सारे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड सोल्ड नहीं करते हैं। दे मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज। वो इंटरमीडिएटरीज को यूज करते हैं, मिडलमैन को यूज करते हैं। दिस मिडलमैन हु टेक्स द टाइटल टू गुड्स और एसेट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल गुड्स एज दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वो प्रोड्यूसर से टाइटल ऑफ गुड्स और गुड्स को परचेज करते हैं और उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। बोथ स्टेटमेंट एंड असर्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 17.
A person who report unethical practice by their employer to outsider is known as whistleblower. Option number 4 is the right answer. Question number 18. Which of the following is not one of the 4 central question that the study economics supposed to answer? जो इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी 3 क्वेश्चनों का आंसर देती है. अगर हम बात कहें, दीज आर कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. These 3 problems are faced by each and every economy, whether developed or developing. कौन सी होती है? What to produce, क्या बनाए भाई, कंज्यूमर गुड्स बनाए, सेफ्टी गुड्स बनाए, ड्यूरेबल गुड्स बनाए, क्या गुड्स बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस. सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चूज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करते हो, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, वो प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. यानी कि मोर कैपिटल यूज करते हो एज कम्पेयर टू लेबर तो कैपिटल इंटेंसिव, और अगर आप मोर लेबर यूज करते हो एज कम्पेयर टू कैपिटल तो वो होती है लेबर इंटेंसिव. तो कौन सी टेक्निक यूज करें, वो क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. एंड थर्ड होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए गुड्स बनाए भाई, जिस टारगेट करें जिस कस्टमर को, उसी के अकॉर्डिंग गुड्स का फीचर प्राइस रखना होगा. तो किसके लिए गुड्स बनाया जा रहा है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो उसके हिसाब से भी डिसीजन लिया जाता है. तो ये 3 प्रॉब्लम सारी इकोनॉमी फेस कर दी, वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग. ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन है, सिर्फ से घुमा के आपसे पूछा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चन दैट द स्टडी इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर. Who produce what, क्या बनाए. When are goods produced, goods कब बनाए. Who consume goods, यानी कि for whom to produce. How are goods produced means how to produce problem. तो ये 3 प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं है, सेकेंड. और ये जो 3 मेजर प्रॉब्लम है जो सारी कंट्री को, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, सारी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है. ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द scarcity of the resources. Resources are scarce, wants are unlimited, and resources have alternative uses. That's why these 3 problem faced by each and every economy. इसके अलावा जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो और प्रॉब्लम भी फेस करती हैं. प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सारा भी इसके अंदर आ जाता है. मैच द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैच करने हैं. इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्केटिंग. और इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कि आप प्रोडक्शन करके क्या कर रहे हो, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो. 4th ही होगा, करेक्ट है ये. लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रपोर्शन, अगर लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रपोर्शन की बात हो रही है, इट मीन्स सेलिंग की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेल को बढ़ाना, क्वांटिटी को सेल्स की बढ़ाना ही मोटो होता है. प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्शन करना, वो क्या होता है, मार्केट कॉन्सेप्ट. एंड देन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी फीचर ऐड करना, प्रोडक्ट कंसेप्ट. और इम्प्रूव सोसाइटी वेलबींग, वो क्या होता है, सोसाइटल कंसेप्ट. तो इसका आंसर भी क्या है, करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो फील्ड ऑफ स्टडी है जो इन्वेस्टिगेट करता है इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट होता है. पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. तो इस चीज को पहचान के ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव को इम्प्रूव करना, ये किसने कहा है, ये कहा है स्टीफन पी रॉबिन्स ने. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. देन सेट 4 तक ही करेंगे आज, सेट 4 तक कंप्लीट कर देते हैं. इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड. देखिए कंपाउंड एंट्री कब रिकॉर्ड होती है, जब एक डेबिट
और एक क्रेडिट होता है तो ये होती है सिंपल एंट्री। इसके अलावा अगर कोई भी सिचुएशन है तो वो क्या है, कंपाउंड। एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो वो सिंपल सिचुएशन है। दो डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट दो क्रेडिट, एक डेबिट तीन क्रेडिट, तीन डेबिट एक क्रेडिट, यानी कि एक एक डेबिट एक एक क्रेडिट के अलावा कोई भी सिचुएशन है उसमें क्या होती है, कंपाउंड एंट्री। उसने पूछा है नोट, तो यहाँ पे वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड टू मोर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कंपाउंड होगी। टू और मोर अकाउंट आर डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट, कंपाउंड होगी। टू और मोर अकाउंट आर टू बी डेबिट एंड टू और मोर अकाउंट टू बी क्रेडिट, वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट, तो ये क्या होगी, सिंपल एंट्री होगी, कंपाउंड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following expenditure is considered as deferred revenue expenditure? देखिए, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रिकरिंग नेचर का, यानी कि जो बार बार हर साल होता है, इसकी लाइफ क्या होती है, लेस देन 12 मंथ, ठीक है। और जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसकी लाइफ होती है 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि आपने मशीनरी परचेज की एक बार और लॉन्ग पीरियड तक उसका एडवांटेज उठाया, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको फिक्टिशियस एसेट में भी कंसीडर किया जाता है। ये क्या होता है, आज आपने एक्सपेंडिचर किया एंड यू विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज है, आपने आज एक्सपेंडिचर किया, इसको आज ही इसी साल के प्रॉफिट में से चार्ज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, स्लोली स्लोली इसको चार्ज करते हैं। सपोज हम बात करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू, किसी कंपनी ने शेयर इशू किया और उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, या डिबेंचर इशू किए हैं उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, तो वो क्या है, डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट होता है, अंडर राइटर कमीशन है, तो ये हैवी अमाउंट में दिए जाते हैं, नहीं कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में से इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर दी जाती है। तो आपसे पूछा हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ₹200 स्पेंड ऑन सम मेजर अल्टरेशन टू अ थिएटर विच मेड इट मोर कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव, रेवेन्यू नहीं है, मेजर अल्टरेशन की है, छोटी मोटी नहीं की, छोटी मोटी रिपेयर चलती रहती है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मेजर की है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ₹1000 spent on dismantling, transportation and reinstalling plant and machinery। भाई एक साइड से दूसरी साइड यानी कि चेंज किया है फैक्ट्री, सपोज करो, तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में 4000 का एक्सपेंडिचर आया है, तो ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर पे जो किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेलवे की कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्लाइडिंग की कंस्ट्रक्शन पे क्या है, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Option number second is the right answer. Next, which of these is a kind of company categorized on the basis of liability of shareholder member? देखिए, शेयर होल्डर मेंबर की लाइबिलिटी के बेस पे जो क्लासिफाई होती है वो होती है लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अनलिमिटेड यानी कि अगर आप कंपनी को लॉस होता है तो जो शेयर होल्डर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जा सकती है फॉर पेइंग द डेब्ट ऑफ द कंपनी, तो वहां पे होती है अनलिमिटेड। तो यहाँ पे उसने पूछा था शेयर होल्डर की लाइबिलिटी के बेस पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डज नॉट कम अंडर एक्टिविटी और ऑपरेटिंग रेशियो? सारी टर्नओवर रेशियो जो होती है वो एक्टिविटी और ऑपरेटिंग में आती है। स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये सब कहाँ आती है, एक्टिविटी और ऑपरेटिंग रेशियो में। करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, प्रोप्राइटरी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्विक रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इन्वेंट्री टर्नओवर, एक्टिविटी और ऑपरेटिंग, सारी टर्नओवर एक्टिविटी और ऑपरेटिंग में ही आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग? देखिए, सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उनकी एक्चुअल वैल्यू के साथ मेजरमेंट करके डिफरेंस निकाल के डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाली जाती।
मेथड ऑफ कॉस्टिंग में वो मेथड आते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में अलग अलग तरीका यूज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। सपोज मैं अगर बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो जितने भी रियल सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, डैम और बिल्डिंग्स, इस तरह की चीजें, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है, वहां पे क्या यूज करते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है ना। ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग होता है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे वर्क जो है स्पेसिफिक जॉब में फुलफिल किया जाता है, वहां पे जॉब कॉस्टिंग यूज होती है। इसी तरह से सिंगल यूनिट, बहुत तरह की कॉस्टिंग है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम किसी तरह से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो भी कॉस्ट आती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को मैच करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसको वेरिएबिलिटी कॉस्ट भी कहते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फाइनली न्यूमेरिकल आ गया एक। A company forfeited 400 shares of 10 each, issued at a discount of 10% of non-payment of 2 calls rupees 2 each. What will be the amount forfeited by the company? तो कौन सी अमाउंट कंपनी फॉरफिटेड कर रही है? सी, अब हम बात करते हैं अगर फॉरफिटेड की, तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या होती है फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री आपकी उस अमाउंट से होती है जो कि क्या है, कोल्ड अप है। तो आपकी 10 रुपीज मांगे थे, जिसमें से 10% डिस्काउंट था। 10 रुपीज का 10% डिस्काउंट यानी कि कितना, 9 में से 2 कॉल नहीं आई, 2 ईच, यानी कि 4 रुपीज नहीं आई। पर शेयर कितना पैसा आया, 5 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर थे, 400 शेयर थे, 5 रुपीज पर शेयर आया है, यानी कि टोटल कितना पैसा आया, 2000। फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो शेयर पे रिसीव हो जाती है। तो कितना रिसीव हो गया, 2000। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7। इट इज अ पॉपुलर टेक्निक फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज। अ ग्रुप ऑफ पीपल सिट टुगेदर एंड जनरेट एज मेनी एज ideas as possible. One idea leads to another. What is this technique or process called? लोग साथ में बैठते हैं, जितना हो सकता है साथ में बैठ के टेक्निक्स और आइडियाज सोचते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ई कॉमर्स का है? बहुत ही सिंपल है भाई, जो वाटरमेलन है, फार्मर जो है ऑनलाइन बेच रहा है, क्या है ये, ई कॉमर्स। इसमें ज्यादा डिस्कशन की नीड कुछ नहीं है। क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट क्या होता है कि भाई जो एक एजेंट हो जाता है, एजेंट को बोलते हैं कंसाइनी। कंपनी इसको गुड्स बेचती है और ये जो है उस गुड्स को आगे सोल्ड आउट करता है। इसे सोल्ड आउट करने के बदले में क्या मिलता है, इसे मिलता है कमीशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर ऑफ द कंसाइनर ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब कंपनी ने जो है कंसाइनी को गुड्स भेजे तो वो उसका डेटर नहीं बनता है। सही बात है, डेटर नहीं बनता है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए, स्टेटमेंट करेक्ट है। The legal ownership and title of the goods is not transferred to consignee. इसे बेचने के लिए गुड्स दिए गए हैं आगे कमीशन बेस, तो ये इसको टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जाता। डिस्पैच ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी। भाई गुड्स जो है, डिस्पैच ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट टू सेल ऑफ गुड्स, ये सेल नहीं है जब तक ये सोल्ड आउट नहीं हो जाता। The relation between the consigner and the consignee is the principal and agent, क्योंकि वो एजेंट है, कमीशन के ऊपर वाइस कर रहा है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ दीज बुक इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? इनमें से कौन सी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बुक नहीं है? स्टॉक रजिस्टर भी होता है, मिनट बुक भी होती है, मेंबर रजिस्टर भी होता है, कोई भी डोनेशन बुक नहीं बनाता। नॉन ट्रेड कंसर्न की डोनेशन बुक नहीं होती है। Moving on the next question, question number 11. Dash is referred to as e-website. It allows the customer to purchase goods from various sellers using internet. Its aim is to provide a goal, reliable 24/7 web-based effective sale management system.
तो ई बेस वेबसाइट बेस सिस्टम है जिसमें 24/7 सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? अब आपको कह रहे हैं इट इज रेफर टू एज ई वेबसाइट, इट अलाउ द कस्टमर टू परचेज गुड्स फॉर वेरियस सेलर्स यूजिंग इंटरनेट, इट्स एम टू प्रोवाइड ग्लोबल, तो इसको बोलते हैं ई शॉप। सही है, ई शॉप मतलब ई शॉपिंग है। ई मॉल में बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, बच्चे कह रहे थे ई मॉल बोलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग ई शॉपिंग ही होना चाहिए, ई मॉल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए इज द राइट आंसर। और ये फर्स्ट में कह रहा है अमाउंट ड्यू टू द जॉइंट को वेंचर, इसके लिए क्या बनाते हैं? को वेंचरर का पर्सनल अकाउंट, वहां से कैलकुलेट करते हैं इसको। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। ए बिल इज ड्रॉन ऑन 16th फॉर अ पीरियड ऑफ 30। आपको पता है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड पड़ता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है कि भाई 16 को इशू हुआ, ठीक है। अब 30 डेज की बात की है, 30 डेज 16 को इशू हुआ, तो जो इशू डेट होती है उसको भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। अगर मंथ की बात होती तो 16 से 16 यानी कि 16 जून से अगर 1 मंथ की बात कर रहा होता तो 1 मंथ में क्या हो जाता है? 16 जुलाई, और 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है, 19 होता। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है? 30 डेज की, तो इसको दोनों तरह से कैसे भी निकालो आप, मंथ की तरह से निकालो या डेज एड ऑन करके निकालो। टोटल डेज कितने हैं जून में? 30 डेज होते हैं, तो भाई 15 डेज तो हो गए ये जून के, और 15 डेज हो गए जुलाई के, और उसके बाद 3 दिन ऐड किया, क्या हो गया? 18 जुलाई। इसके अलावा अगर मंथ के बेस पे भी देखेंगे 16 है, 16 जुलाई एक दिन पहले हो जाएगा क्योंकि पब्लिक हॉलिडे है 19 को, तो आंसर क्या रहेगा? 18 जुलाई। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ई कैश इज नोस्ट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। जो ई कैश है वो क्रिप्टो करेंसी है, यस। डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड होता है, डिजिटल नेम के ऊपर बेस्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। 2 तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, होगा ही होगा, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है इसको कंट्रोल करने की, अनकंट्रोलेबल है। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो होते हैं जिनको आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उन और प्रॉपर प्लानिंग है, उसको यूज करके आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? सिस्टमेटिक। परचेजिंग पावर इज सिस्टमेटिक। मार्केट रिस्क सिस्टमेटिक, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन्हें। लेकिन इन्फ्लेशन आपको पता है प्राइस अप एंड डाउन होने ही होने हैं, तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट करके पोर्टफोलियो की आप एक प्रॉपर पोजीशन लेके, हेजिंग या आर्बिट्रेज या कोई भी पोजीशन लेके और या प्रॉपर प्लानिंग करके इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। तो इन्फ्लेशन कैसा है? अनसिस्टमेटिक रिस्क है। तो उसने यही पूछा था, नॉट एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, तो वो क्या है? इन्फ्लेशन। क्योंकि इसकी सिचुएशन के लिए हम प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सिचुएशन आएगी ही आएगी, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करके इसको अवॉइड किया जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसमें 2 फोल्ड है, एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। एवरी रिसीवर इज ऑल्सो गिवर, एवरी गिवर इज रिसीवर, एवरी रिसीवर इज ऑल्सो गिवर, एवरी गिवर इज ऑल्सो रिसीवर। क्या है ये? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। Next, loading is usually involved in all such items which are recorded at a invoice price in the consignment account. Which of these is not one of them? देखिए लोडिंग की अगर हम बात करें, लोडिंग क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कई बार क्या होता है कि भाई किसी को हमारे एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट ना पता चल जाए, तो जो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट में कंसाइनी को लोडिंग प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर किए जाते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। तो ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कि लोडिंग जो है 4 चीजों की होती है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट
एंड गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की होती है और किसकी होती है, क्लोजिंग स्टॉक की होती है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट ये होती है, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनमेंट। तो चारों की लोडिंग होती है, इसके अलावा किसी चीज की लोडिंग नहीं होती। तो एक्सपेंसेस एंकर्ड बाय कंसाइनर की लोडिंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विच, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को देख के जो डायरेक्टली कॉस्ट पता चलती है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, उसको बनाने से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट बनने के बाद जो खर्चे होते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें हेल्प जरूर करते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट। तो ओन कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट। ओवरहेड, आपकी ओवरहेड है इनडायरेक्ट। सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी है आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डाउन कॉस्ट इज नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू सोसाइटी एट अ लार्ज। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन था, इसको ध्यान से देखिए। ई कॉमर्स टू सोसाइटी एट अ लार्ज, फायदा वो देना है जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है एट अ लार्ज, तो इसलिए इसके दोनों आंसर ठीक है। ई कॉमर्स अनेबल मोर इंडिविजुअल टू वर्क होम, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से काम करें, ट्रैवलिंग लेस हो, ट्रैफिक रिड्यूस हो और पोल्यूशन कम हो, इससे सोसाइटी को काफी फायदा हो रहा है। और फोर्थ की बात करते हैं, ई कॉमर्स अनेबल पीपल इन रूरल एरिया टू एंजॉय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल टू देम। रूरल एरिया में जैसे वहां पे शॉप्स मॉल नहीं है, तो ई कॉमर्स का फायदा उठा के वो लोग भी उन सारी सर्विसों का एडवांटेज ले सकते हैं। बाकी को आप देखोगे तो उसमें सोसाइटी एज अ लार्ज नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नोएडा टोल ब्रिज किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है नोएडा टोल ब्रिज, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट ओन ऑपरेट ट्रांसफर टाइप, यानी कि बूट। बिल्ट मीन्स बनाएंगे वो, ओन मीन्स ओनर की तरह उसके ऊपर अधिकार जताएंगे, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करके अपनी कॉस्ट को कवर करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि वो गवर्नमेंट में आ जाएगा। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ जगह पे पैसा खर्च ना करके उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लोगों को देती है, प्राइवेट लोग उसको बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हैं और उसके बाद वो वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे टोल प्लाजा हैं, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो भी रोड पे ट्रेवल करता है अपने व्हीकल लेके जाता है, उससे चार्जेस लिया जाता है, जब तक कि उस पर्टिकुलर हाईवे या रोड की कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो जाती, तब तक वो जो टोल है वो चलता रहता है। क्लियर है? तो बूट बोले ही या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोले, एक ही मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, बचा हुआ पेपर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।